क्या मेरे भाई आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ऊपर का पूछ रहे मेरे भाई, नीचे देखो, नीचे क्या आपको स्क्रीन पे हम देख रहे होंगे? क्या मेरा वॉइस पूरा क्लियर है? और आप हम पे विश्वास कीजिए कि जो भी आज हमको बताने जा रहे हैं, जो भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखो पीपीटी, जितना मेरा पीपीटी आप देख रहे होंगे, ये सारा पीपीटी जो भी देख रहे हैं पूरा नोट्स की तरह है। तो आप चाहेंगे तो इस पूरे नोट्स को इजीली पढ़ भी सकते हैं, इजीली रिकेप भी कर सकते हैं, और जैसे ही क्लास खत्म होगा तो ये सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो वहां से आप नोट्स डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। हम क्या किए हैं कि हम आपको नोट्स के फॉर्मेट में समझाएंगे, क्योंकि भाई साहब जो नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ से वो समझ लेते हैं, अगर वही नोट्स हमको पढ़ने को दोबारा मिल जाए तो कितना प्यारा चीज है। तो हम क्या करेंगे, इस सारा नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर कहता है इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी आपको यूरोप में नेशनलिज्म का बात करना है। किसका मेरे भाई? नेशनलिज्म का। और नेशनलिज्म जब पहुंची आप राष्ट्रवाद पे पहुंचे, सबसे पहले उससे पहले समझते हैं यूरोप, कि मेरे भाई ये यूरोप का क्या लोचा है। तो अगर आपको एक थोड़ा सा रिकेप दे देते हैं कि अगर पूरा मान लो कि हमारा वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में हमको पता है कि हमारा कितना छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है। क्या मेरे भाई? छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है। और इस छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में आपको पता होगा कि ये कॉन्टिनेंट कौन सा है मेरे भाई? तो ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे हमारा यूरोप आता है। और जैसे ही यहाँ पे यूरोप में देखते हैं, तो यूरोप में एक छोटा सा कंट्री हमारा क्या मेरा? फ्रांस है। और उसी फ्रांस से नेशनली यहाँ पूरा यूरोप में फैलता है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम एक कंट्री में नहीं, ये क्या है मेरे भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्री। ये क्या है मेरे भाई? एक कंट्री है। तो आज हम लोग कंट्री के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे इस पूरे कॉन्टिनेंट में कि जो पूरा यूरोप है हमारा, ये क्या है? पूरा, ये पूरा हमारा यूरोप हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? यूरोप हो गया। तो आज बात करेंगे इसी यूरोप के में कि इस यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। सबसे पहला चीज आपको ये क्लियर हुआ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में, नॉट अ कंट्री, एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, देखो जाहिर सी बात है कि अगर इस यूरोप को आप बाहर निकालते हैं, एक मिनट थोड़ा सा हम पॉइंटर चेंज कर लेते हैं अपना। जैसे ही आप इस यूरोप को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यूरोप भी तो आपको उसमें कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री होंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस पूरे यूरोप जो हमारा अलग अलग कंट्री में, अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड था, ये पूरा किंगडम, पूरा कंट्री एक किस तरीका से इस पूरे यूरोप में नेशनलिज्म हमारा उत्पन्न होता है। यानी आज हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म नॉट इन कंट्री, एक पूरे कॉन्टिनेंट में कि नेशनलिज्म हमारा किस तरीका से आता है। तो हमको विश्वास ना है ना मेरे भाई, ना हमको आप पे विश्वास हो ही नहीं सकता है कि अगर आपसे एग्जाम में 2 नंबर में ये पूछा जाए कि मेरे भाई बताओ कि नेशनलिज्म क्या होता है, यानी राइट अबाउट द नेशनलिज्म ऑन योर ओन वर्ड्स, तो क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हमको क्या कि पूरा डिफिनीशन के साथ आया है। डिफिनीशन क्या कहता है कि नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। क्या लिखा है भाई? यूनिटी लिखा हुआ है, याद रखना वर्ड, क्या याद रखना है मेरे भाई? यूनिटी याद रखना है। नेशनलिज्म किससे रिलेटेड करता है? तो यूनिटी से, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? एकता। किसका बात करता है हमारे? एकता का बात करता है। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म हमारा एक फीलिंग है, एक हमारा विश्वास है। किस बात का? तो यूनिटी वेयर, क्या लिखा हुआ है? वेयर पीपल बिलीव दैट, माफ करना, वेयर पीपल बिलीव दे बिलोंग टू द सेम नेशन। क्या लिखा हुआ है भाई? सेम नेशन लिखा हुआ है। यानी जब भी आप लोग नेशनलिज्म का विख्यात करेंगे, नेशनलिज्म के बारे में बताएंगे, तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, सबसे पहले वर्ड यूनिटी, कि आपके आंसर में एक वर्ड यूनिटी आना चाहिए, और उसी यूनिटी के बाद एक वर्ड आना चाहिए सेम नेशन। रखना है कि नेशनलिज्म हमारा किस पे बेस्ट करेगा? तो नेशनलिज्म हमारा बेस्ट करेगा 4 चीज पे। सबसे पहले आता है हमारा कॉमन हिस्ट्री, फिर आता है मेरे भाई कॉमन कल्चर, फिर आता है कॉमन लैंग्वेज, और फिर आता है मेरे भाई शेयर ट्रेडिशन, यानी अपने अपने परंपरा को आपस में शेयर करेंगे, तब जाके हम लोग कहेंगे कि हम लोग नेशनलिज्म को प्राप्त कर लिए। क्या आप सबसे पहले नेशनलिज्म का डिफिनेशन क्लियर है? सबसे पहला नेशनलिज्म का डिफिनेशन क्लियर करो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही नेशनलिज्म के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा हमारे में एक क्वेश्चन आता है कि हाँ मेरे भाई, चलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि यूरोप यूरोप कर रहे हैं आप, तो यूरोप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये तो बताइए कि यूरोप में कंडीशन क्या था। यानी दूसरा आपसे सबसे प्यारा क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई इस बार, कि आप बताइए कि नेशनलिज्म से पहले यूरोप क्या था, यानी यूरोप में नेशनलिज्म से पहले क्या था। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि इट कंसिस्टेड ऑफ किंगडम्स। क्या हम लोग देख रहे हैं भाई? किंगडम्स। यानी नेशनलिज्म से पहले अगर राष्ट्रवाद का बात करें, तो राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में क्या था? तो यूरोप में किंगडम था। क्या था मेरे भाई? किंगडम था। डचेस थे, क्या लिखा लिखा हुआ है? डचेस लिखे हुए, डचेस थे। अलग अलग इंपायर्स था। और जब जैसे हम लोग बात करते हैं नेशनलिज्म का, तो नेशनलिज्म क्या होता है मेरे भाई? यूनिटी, एकता होना चाहिए, सेम नेशन होना चाहिए। इसीलिए हम लोग नेशनलिज्म से कहाँ गए मेरे भाई? अरे माफ करना, यूरोप से हम लोग कहाँ गए? नेशनलिज्म में गए। क्योंकि जो हमारा अलग अलग किंगडम था, अलग अलग डचेस थे, डचेस जो राज कर रहे थे, किंगडम अलग अलग था और अलग अलग इंपायर था, तो सबको एक मिला के हम क्या करते हैं मेरे भाई? नेशनलिज्म लेके आते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। बोलिए क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये बात पूरा क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है मेरे भाई, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है
कि पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ बाय द रीजन। क्या करते थे कि नेशनलिज्म से पहले, राष्ट्रवाद आने से पहले जो पीपल थे हमारा, सबसे पहले वो रीजन में बटे हुए थे। किसमें बटे हुए थे मेरे भाई? रीजन में बटे हुए थे। यानी ये मेरा राज्य है, ये मेरा स्टेट है, यहाँ पे हम हिंदी बोलेंगे, यहाँ पे हम बंगाली बोलेंगे। और बाद में क्या होता है कि जैसे ही नेशनलिज्म आता है तो सारे लोग एक लैंग्वेज बोलने लगते हैं। सारे लोग अलग अलग क्षेत्र के नहीं, अलग अलग रीजन के नहीं, सारे लोग हमारे यूरोप के बन जाते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिर क्या है कि पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ बाय रीजन, बाय रूलर्स, कि हम तो भैया ऑस्ट्रेलिया के नहीं हैं, हम ऑस्ट्रिया के नहीं हैं, हम कहाँ के हैं? तो हम हुसैनबर्ग के हैं, हम अलग अलग कैपिटल के हैं, हम अलग अलग स्टेट के हैं। तो क्या है हमारा कि जैसे ही नेशनलिज्म से पहले की बात करते हैं तो यूरोप तो हमारा अलग अलग किंगडम बटा हुआ था, डचेज राज कर रहे थे, अलग अलग एम्पायर्स था। और उस एम्पायर्स में जो लोग थे वो खुद को रीजन के अनुसार, रूलर के अनुसार और रिलीजन के अनुसार खुद को पहचान रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग नेशनलिज्म लेके आते हैं। नेशनलिज्म ऐसे नहीं आता है, नेशनलिज्म आता है मेरे भाई सेम नेशन से। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग समझेंगे नेशन स्टेट, मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट। क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आप हमको बताइए नेशन स्टेट का मतलब क्या है। क्या बताइए मेरे भाई? आप बताइए कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। और जैसे ही मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट आप पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि नेशन स्टेट इज अ स्टेट वेयर मोस्ट पीपल शेयर। आ गया, आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो ऊपर लाइन को समझना और नीचे लाइन को समझना, दोनों में क्या फर्क है। ऊपर था कि जो पीपल थे हमारे वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग रूलर और अलग अलग रिलीजन में बटे हुए थे। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं नेशन स्टेट का, मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट का, तो क्या आता है कि नेशन स्टेट इज अ स्टेट। नेशन स्टेट हमारा एक ऐसा स्टेट है वेयर मोस्ट पीपल, ज्यादातर पीपल क्या हमारे शेयर करते हैं अ कॉमन आइडेंटिटी। क्या लिखा मेरे भाई? कॉमन आइडेंटिटी। नोट करो इसको कॉपी में, कॉमन आइडेंटिटी। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे नेशन स्टेट को, सबसे पहले लिखना है कॉमन आइडेंटिटी। ये इसको कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? कीवर्ड्स कहते हैं। यानी आंसर में कुछ हो या ना हो, ये कीवर्ड शामिल होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन आ रहा है नेशन स्टेट से, सबसे पहले हम लिखेंगे कि नेशन स्टेट हमारा एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ मोस्ट पीपल शेयर कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर। क्या लिखा है भाई? कॉमन कल्चर लिखा हुआ है। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप फीलिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या होता है, नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, उसके साथ साथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट कैसा होता है मेरे भाई? विल ऑफ पीपल। यानी जो पीपल कहेंगे, जैसा कहेंगे गवर्नमेंट को वैसा ही करना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं नेशन स्टेट। क्या कहते हैं भाई? नेशन स्टेट कहते हैं। यानी आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप को छोड़ते हैं, आप बताइए क्या इंडिया ने एक नेशन है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज ए नेशन स्टेट और नॉट? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि चलिए यूरोप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया एक नेशन स्टेट है? और अगर इंडिया नेशन स्टेट है तो डिस्क्राइब कीजिए कि व्हाई इंडिया इज नेशन स्टेट। व्हाई इंडिया इज नेशन स्टेट। बोलिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। और जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाएगा सब लोग कहेंगे पेपर टफ आ गया है, पेपर तो टफ आ गया है, पेपर तो यूपीएससी लेवल का आ गया है। पेपर यूपीएससी लेवल का नहीं है मेरे भाई। आप माइंड को विकसित करो, सोचने की शक्ति को विकसित करो और ऐसे हिस्ट्री पढ़ो, तब मजा नहीं आएगा। तो हमसे कहना सबसे पहले क्वेश्चन क्या एग्जाम में आना चाहिए कि नेशन स्टेट क्या होता है। और जैसे ही नेशन स्टेट एग्जाम में आता है तो फिर आपको याद होना चाहिए, फिर आपको ध्यान में आना चाहिए क्या इंडिया नेशन स्टेट है कि नहीं है। नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इंडिया नेशन स्टेट है। यानी क्या इंडिया में हम लोग देखते हैं कॉमन आइडेंटिटी, क्या इंडिया में आप कॉमन कल्चर देख पाते हैं, क्या इंडिया में जो गवर्नमेंट होता है वो पीपल के विल को रिप्रेजेंट करता है। विल मतलब क्या होता है? पीपल के इच्छा, यानी जो पीपल कहेंगे, जो भी पीपल का इच्छा होगा, जैसा पीपल चाहेंगे गवर्नमेंट वैसा काम करेगा। क्या आपको ये सारा चीज इंडिया में देखने को मिलता है? जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा फैक्टर्स। अरे मेरे लाल, अरे टॉपर लोग कहाँ बैठे हैं जी? टॉपर लोग यहाँ पे आओ। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म। मेरे भाई एसएसटी पढ़ो ना पढ़ो, ये सब क्वेश्चन करके जाना। बोलिए क्या मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? क्या आप टॉपर की तरफ फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको एसएसटी से प्यार हो रहा है? क्या हमको से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको हमसे प्यार हो रहा है, हमसे एसएसटी पढ़ना चाहता है? कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहले अगला क्वेश्चन लोग क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। याद रखना, सबसे पहले आपसे पूछेगा, ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स
रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के उत्पत्ति होने का, राइज होने का कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर क्या है मेरे भाई? सबसे पहला फैक्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है भाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखना, कोई भी बड़ा कंट्री होता है, कोई भी हमारा बड़ा कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में हमारा जो आग है वो धीरे धीरे सुलगता है, लेकिन आग शुरू होता है कहीं एक ही जगह से। तो यूरोप में कहाँ शुरू हुआ? तो यूरोप में शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से मेरे भाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसका कथा, जिसका कहानी आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। बोले समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सबसे पहला फैक्टर क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला फैक्टर क्या है मेरा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखना 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फिर पूछता है दूसरा फैक्टर क्या है? तो ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म। अरे भाई साहब क्या बात है, ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म। थर्ड फैक्टर क्या है मेरे भाई? इकोनॉमिक चेंजेज। इकोनॉमिक चेंजेज आप पढ़ रहे होंगे कि जैसे हम लोग यूरोप देखते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े भी थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का कारण क्या था। तो अगर आप बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन कारण, वो था भूखमरी। क्या था मेरे भाई? भूखमरी था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हंगरी कहते हैं, इपिडेमिक कहते हैं। यानी वो हमारा क्या था मेरे? भूखमरी। अच्छा, भूखमरी आया किस लिए था? तो भूखमरी आने का सबसे प्यारा कारण है इकोनॉमिक चेंजेज। इकोनॉमिक पे कमांड नहीं कर पाए थे, इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसलिए फ्रेंच में रेवोल्यूशन होता है। और जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो वही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका काम करता है और पूरे यूरोप में नेस्टलिन का काम करता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? नहीं। चौथा कारण क्या है मेरे भाई? चौथा कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चरल मूवमेंट। क्या है मेरे भाई? कल्चरल मूवमेंट। क्या लिखा हुआ है मेरे? कल्चरल मूवमेंट। आप पढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे, या फिर जैसे ही इसमें ही आप पढ़ेंगे, तो आगे जाके आपको पढ़ना है बहुत सारे अलग अलग कल्चरल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है कि बहुत सारे कल्चरल मूवमेंट हुए यूरोप में जो हमारा कारण बनता है नेशनलिज्म का। यानी तो नेक्स्ट साइड हमारा आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बोलिए सबसे पहला वहां पे क्या पढ़े थे हम लोग फैक्टर में? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे। और जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे तो लोग आ गया सेकंड साइड हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि फ्रांस 1789 से पहले कैसा था? सबसे पहले पहले कैसा था? तो पहले फ्रांस में हमारा मोनार्की का शासन चल रहा था। फिर हमारा सोसाइटी था वो तीन भाग में बटा हुआ था। कौन सा भाग? क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। कहते हैं मेरे भाई क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फ्रांस याद रखना है, 1789 से पहले में याद करना है कि थर्ड स्टेट पेड टैक्स। अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो फ्रांस में क्या हो रहा था कि थर्ड स्टेट पेड टैक्स सिस्टम चल रहा था। उसमें क्या था कि उसमें जो हमारे पीपल थे वो सरकार को टैक्स दे रहे थे, मगर विदाउट नॉट पॉलिटिकल राइट। लेकिन उस जो टैक्स था, उस टैक्स के बदले कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें इंडिया में, देखो इंडिया से रिलेट हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, समझने का सबसे आसान तरीका आप इंडिया में बात करो। अगर हम इंडिया में देखते हैं कि अगर इंडिया में जो हमारे सरकार है, जो भी हमारा गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है तो टैक्स के बदले हमको पॉलिटिकल राइट्स मिला हुआ है। क्या हुआ मेरे भाई? पॉलिटिकल राइट्स हमको मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा क्या है भाई? तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट के साथ हमारा फ्रीडम स्टेट है। क्या है भाई? फ्रीडम स्टेट है, यानी इंडिया फ्रीडम हो चुका है। तो इंडिया में क्या है कि अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है तो टैक्स के बदले हमको पॉलिटिकल राइट्स देता है। बट फ्रांस में क्या था कि 1789 से पहले, क्या मेरे भाई 1789 से पहले फ्रांस में क्या था? तो फ्रांस में थर्ड स्टेट पेड टैक्स था उस, बट लेकिन कोई पॉलिटिकल राइट हमको नहीं मिल रहा था। इसी कारण हमारा फ्रांस में क्रांति होता है। जब कब शुरू होता है? 1789 में हमारा क्रांति शुरू होता है। बोलिए बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही प्यारा चीज, जो कि है मेजर चेंजेस। फिर से बोल रहे हैं ना कि इस स्लाइड में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम 5 मार्क क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब ध्यान रखते हुए आपको ये पूरा बना रहे हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन सा हमारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं? क्या मेरे भाई रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन चेंज हमको देखने को मिले? सबसे पहला चेंज क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ पीपल। यानी क्या है मेरे भाई कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल, टू द पीपल। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? आगे लिखा हुआ है पावर शिफ्ट फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन, सोवर्जिनिटी कम टू द रेस्ट विद द नेशन। क्या मेरे भाई? सोवर्जिनिटी हमारा नेशन में इंक्लूड हो जाता है। लेकर बात करते हैं आप चेंजेस का, सबसे पहला चेंज आपको तो यही देखने को मिलता है। सबसे प्यारा चेंज, सबसे पहला चेंज यही देखने को मिला है कि जो पावर है वो मेरे भाई अब मोनार्क से कहा गया मेरे भाई? सिटीजन में आ गया है। पीपल, पीपल। अगर आप बात करेंगे इंडिया में, इंडिया के प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा कि वी आर
पीपल ऑफ इंडिया, वी आर पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व, यानी जो हमारे पीपल होते हैं इंडिया के, वो सारे रिजोल्व करते हैं इकोनॉमिक में, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स है। उसी तरीका से जो हमारा मोनार्क का पावर है, क्या लिखा हुआ है, मोनार्क लिखा हुआ है, मोनार्क से पावर कहाँ आ गया मेरे भाई, सिटीजन में आ गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या आपके चेहरे पे स्माइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्माइल आना बहुत जरूरी है। बोलिए स्माइल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अब तो मैंने लाल हंस दो, अब तो हमारा पावर कहाँ आ गया मेरे भाई, मोनार्क से सिटीजन में आ गया है। फिर लिखा हुआ है सोवर्जिनिटी, क्या लिखा हुआ है, सोवर्जिनिटी लिखा हुआ है। इसको बहुत आप इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताना कि सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोवर्निटी भी कहते हैं। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या चेंज आया है, तो पहला चेंज तो गया पावर का, पावर हमारा पीपल के मिल गया। दूसरा चेंज क्या है मेरे भाई, न्यू पॉलिटिकल आइडियाज, क्या मेरे भाई, नया पॉलिटिकल आइडिया जाता है। कौन सा आइडिया जाता है, तो ले पेट्री, क्या लिखा हुआ है, ले पेट्री लिखा हुआ है। ले पेट्री मतलब क्या होता है, द फादरलैंड, क्या होता है, फादरलैंड। अच्छा ये क्यों जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई रेवोल्यूशनरी जो थे उनको ये जो हमारा वर्ड है ला पेट्री लाने का क्या मतलब, क्या मकसद था, क्यों जरूरी था ला पेट्री। ला पेट्री हमारा इतना क्यों जरूरी हो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्यों, क्योंकि भाई ले पेट्री का मतलब होता है द फादरलैंड। क्या लिखा है भाई, द फादरलैंड, क्या मेरे भाई, फादरलैंड। अच्छा फादरलैंड हमारा फीलिंग लाने की क्या जरूरत है, क्यों हम कह सकते हैं कि हम लोग फादरलैंड है, जरूरी थोड़ी है कि हम सबका कह देंगे कि हमारे हमारा पितृभूमि है। अच्छा क्यों जरूरी हमारा इसलिए है, क्योंकि अगर आपको सारे पीपल को, सारे लोग को एक जगह इकट्ठा करना होगा, एक जगह लाना होगा, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि भारत हमारी मातृभूमि है। क्या मेरे भाई, भारत हमारी मातृभूमि है। अगर आप गौर करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हमारा फादरलैंड का बात था, यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जिसको हम लोग कहते हैं मदरलैंड। क्या कहते हैं मेरे भाई, मदर लैंड। इंडिया क्या है मेरे भाई, मदरलैंड है। भारत हमारी क्या है, माँ है। क्या क्यों माँ है हमारी, क्योंकि जितने भी लोग हैं भारत में रहने वाले, सब ये बात को रियलाइज कर पाए, सब इस बात को मान पाए कि हमको आजादी चाहिए, हमको स्ट्रगल करना है। किसके लिए मेरे भाई, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है। तो अगर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है, सबको आपको एक जगह लाना होगा, और एक जगह लाने के लिए आपको आइडिया देने पड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा आइडिया आता है फ्रेंड्स में, तो फादरलैंड का। इंडिया में कौन सा कंडीशन है मेरा, तो इंडिया में हमारा नियम है मदरलैंड का। इंडिया में लिखा है मातृभूमि है। अब आते हैं सेकंड हमारा आइडिया क्या है, लो सिटोजन। क्या मेरे भाई, ले सिटोजन, यानी सबसे पहले जिस तरीका से लो पेट्री होता है, जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, उसी तरीका से आता है ली सिटोजन, जिसका नाम होता है द सिटीजन। क्या लिखा है, सिटीजन लिखा हुआ है। ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर लॉ, बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर बात करते हैं आप फर्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे क्या था वो, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया जी, टेक्स्ट लेने का बाद, यहाँ पे टेक्स्ट लेने का बाद, टेक्स्ट लेने का बाद, हाँ, अगर बात करते फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो बिना चेंज से पहले क्या था, अगर हम बात करें चेंज, चेंज से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो पॉलिटिकल राइट्स। क्या लिखा हुआ है भाई, नो पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन जैसे ही बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, 1789 के बाद हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ऑल पीपल इक्वल बिफोर लॉ। अरे बोलिए समझे कि नहीं समझे, चेहरा पे स्माइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, बोले समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यानी। और उसके आता है नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल। क्यों, क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो फ्रांस में सबसे पहले क्या था कि लोग डिवाइडेड थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल डिवाइडेड, लेकिन अब क्या हो गया मेरे भाई, अब आ गया है कि सब हमारे क्या करेंगे, नेशनल सिंबल, यानी सब एक ही झंडे के नीचे आ गए। ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस द रॉयल फ्लैग, रॉयल फ्लैग की जगह क्या आ गया भाई, ट्राई कलर फ्लैग आ गया। अब अलग अलग राज्य में, अलग अलग रीजन में अलग अलग फ्लैग नहीं होंगे, सबके लिए एक समान फ्लैग होगा। आपको ना सबके लिए समान फ्लैग होगा, और सब एक ही फ्लैग के नीचे आएंगे, तब सब लोग कहेंगे कि हम लोग लव कंट्री हैं और फ्रांस हमारा फादरलैंड है। तब हम लोग कह सकते हैं कि सारे लोगों के लिए एक लो है। हमारा मकसद क्या है, मेरा मकसद है लास्ट, कि हमको नेशनलिज्म को अस्तित्व में लाना है, हमको नेशनलिस्ट फीलिंग लेके आना है। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके जरूरी है यूनिटी। भाई यूनिटी, यूनिटी कैसे आएगा, तो यूनिटी आइडिया से आएगा। ले पेट्री और ली सिटोयन जैसे आइडिया से आएंगे, और इस सिटोयन और ले पेट्री सिटोयन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्राई कलर, इसलिए सबसे पहले हमारा ट्राई कलर आता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा है, क्या आपको ये पूरा हमारा फिगर है, फिगर में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, सबसे पहला क्वेश्चन कि नेशनलिज्म क्या होता है, तो क्या आप आंसर लिख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछ दे फैक्टर अफेक्टिंग द नेशनलिज्म, क्या आप उसको लिख पाएंगे। अगर आपसे पूछ दे फ्रांस बिफोर नेशनलिज्म, फ्रांस
रेशनलिस्ट से पहले क्या था, यानी फ्रांस बिफोर 1789, तो क्या आप ये चीज लिख पाएंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि चेंजेज, क्या पूछ दे, चेंजेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेवोल्यूशन, क्या आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरे भाई पढ़ाना क्लियर हुआ, मेरा पढ़ाना संभव हुआ। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी को हम लोग कहते हैं नोट्स, इसको कहते हैं टॉपर बनना। सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इजीली आप वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलिए आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म लॉज ऑफ ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए एक लॉ होना चाहिए, एक नियम, एक अधिकार होना चाहिए। फिर पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ फीडुअल सिस्टम, क्या लिखा हुआ है भाई? फीडुअल सिस्टम। अरे चेहरा पे मुस्कुरा राव जी, चेहरा पे मुस्कान लाओ। फीडुअल सिस्टम क्या लिखा है भाई? फ्यूडल सिस्टम लिखा हुआ है। ये फ्यूडल सिस्टम का हम लोग खत्म करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर रिमूव, जो भी हमारा कस्टम ड्यूटीज था, जो भी हमारा टैक्स था। कस्टम ड्यूटीज क्या कहते हैं? कस्टम मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो कस्टम होता है टैक्स। किस चीज पे टैक्स? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। किस मेरे भाई? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो भी टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? कस्टम टैक्स कहते हैं। तो कस्टम जो हमारा ड्यूटीज था, कस्टम टैक्स था, उसको हम लोग रिमूव कर दिए हैं। इसके कारण क्या होता है, किससे हमारा यूरोप में ट्रेड बढ़ता है? क्या होता है मेरे भाई? यूरोप में, फ्रांस में हमारा ट्रेडिंग बढ़ता है। ट्रेडिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा तेजी से बढ़ेगा, और जैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा हमारा, जो भी कंट्री है, जो भी फ्रांस है, उसका इकोनॉमिक हमारा क्या होगा मेरे भाई? इकोनॉमिक बैलेंस होगा, इकोनॉमिक हमारा बराबर पे कंट्रोल में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा यूरोप में क्या होता है, रिवोल्यूशन आने का कारण क्या है? इकोनॉमिक चेंजेज। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर बात करेंगे, अगर आप बात करें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म, तो क्या मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है इकोनॉमिक चेंजेस। कितना प्यारा लाइन लिखे हैं हम। बोलिए आपके लिए कितना प्यारा लाइन हम लिख के लेके आए थे कि इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस। बोलिए दिखा कि नहीं दिखा? क्या मेरे भाई? इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस आया था। इसी चेंजेस को बरकरार करने के लिए, इसी चेंजेस को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, तो बैलेंस करने के लिए कस्टम ड्यूटी हम लोग खत्म करते हैं। कस्टम ड्यूटी को फ्रेंच से खत्म किया जाता है ताकि इकोनॉमिक्स हमारा कंट्रोल में है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या दोनों पेज क्लियर है? क्योंकि भाई साहब ये दोनों पेज अगर बात करें तो 70% ज्यादा जरूरी है। 70% से क्वेश्चन इसी दोनों हमारे ब्लैंक से आते हैं, दोनों हमारे पेज से आते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे, पता करेंगे धीरे धीरे स्मूथली हम लोग सारे पार्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। एक बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही चर्चिल नाम है, जो कि आपको यूरोप में बहुत ज्यादा चर्चा में था। नेपोलियन बोनापार्ट। क्या लिखा है मेरे भाई? नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत ही चर्चिल नाम है। और आप यूरोप को बिना इस बंदे के पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप फ्रेंच को बिना नेपोलियन के समझ ही नहीं सकते हैं। तो क्या आता है भाई? नेपोलियन आता है। तो नेपोलियन क्या आता है? तो नेपोलियन हमारा रूलर बनता है। याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन रूलर कब बनता है। तो नेपोलियन 1799 में रूलर बनता है। 1799 कब है मेरे भाई? तो 1799 में हमारा क्या है मेरे भाई? तो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में शुरू होता है। उसके 10 साल बाद नेपोलियन गद्दी पे आता है और क्या करता है? सबसे पहले वो नेपोलियन कोड लेके आता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि नेपोलियन का कोड क्या था। जो नेपोलियनिक कोड हम लोग कहते हैं, इस कोड हमारे क्या क्या था। तो 1804 में नेपोलियनिक कोड आता है। देखो नेपोलियन से दो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन नेपोलियन से बनता है कि हमारा नेपोलियन गद्दी पे कब बैठता है, कब रूलर बनता है? 1799 में रूलर बनता है, जो कि फ्रांस रेवोल्यूशन से 10 ईयर के बाद का है। फिर बात करेंगे तो नेपोलियन कोड कब लेके आता है, अपना कोड कब लेके आता है? तो वह कोड लेके आता है 1804 में। याद रखना इस चीज को, 1804 में नेपोलियन अपना कोड लेके आता है। जिस कोड की मदद से क्या करता है? सबसे पहले बात करता है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। भाई साहब याद रखना मेरा बात, नेपोलियन बड़ा ही पढ़ने में तेज था, बहुत ही बड़ा विद्वान था। और नेपोलियन बहुत सारा बुक रीडिंग भी करता था। तो बुक रीडिंग करने के कारण उसको एक चीज का एहसास था कि अगर हम लोग के प्रति इक्वलिटी लेके आ जाते हैं, अगर हम लोग जो नियम हमारा लो है उसमें अगर सारा इक्वल सबको कर देते हैं, तो ये नेशन की तरफ बहुत ही प्यारा हमारा स्वभाव होगा और लोगों के बीच हमारा मान्यता मान्यता बढ़ जाएगा। हमारा जो नहीं कहते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा कि नेपोलियन तो लोगों के प्रति इक्वलिटी लिया। सबसे पहले क्या किया नेपोलियन ने? नेपोलियन ने लोगों के प्रति इक्वल लेके आया। फिर वी आर राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के जमीन की प्रॉपर्टी है उसका अधिकार नेपोलियन दे दिया कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं $500 में, $6000 में, तो प्रॉपर्टी मेरा है, उस पर अधिकार मेरा होना चाहिए। फिर है कि इंड ऑफ बर्थ बेस्ट प्रिविलेज। यूरोप में क्या था कि चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े भी होंगे कि जो मोनार्की सिस्टम क्या कहता है, तो मोनार्की सिस्टम कहता है, मोनार्की में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा,
जो भी हम राजा हैं तो मेरा ही बेटा राजा बनेगा। हमको क्या मिलता था, बर्थ प्रिविलेज मिलता था, बहुत सारा प्रिविलेज बर्थ के बेसिस पे मिलता था। अगर आप बात करेंगे फ्रेंच का, अगर आप यूरोप का बात कर रहे हैं तो यूरोप में आपको एक बात याद रखना चाहिए, जितने भी हमारे मिशनरीज थे, जितने भी क्रिश्चियन लोग थे जो पूजा करते हैं, मिशनरी जो लोग होते हैं जो कि हमारे चर्च में पूजा करते हैं, उन सबको क्या मिल रहा था, तो अधिकार प्रिविलेज मिल रहा था। तो अब नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन कहता है कि ना मेरे भाई, ना ना ना, ये सारे अधिकार सबसे पहले खत्म करेंगे, सबसे पहले तो इस अधिकार को खत्म करेंगे। ये क्या कहता है कि बर्थ पे कोई आपको अधिकार नहीं मिलेगा, यानी आपको बर्थ के बेसिस पे कुछ प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सारा प्रिविलेज खत्म हो जाता है। ये नेपोलियन करता है। और नेपोलियन का अगला काम क्या था, तो अगला क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है। जो शासन करने का नियम था उसका तो एकदम बेहतरीन नियम था कि जो हम कहेंगे वही होगा, तो हमारा सिस्टम तो वैसे भी सिंपल था। नेपोलियन क्या करता है, सबसे पहले नेपोलियन लोगों के प्रति इक्वल कर दिया, फिर प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया। अब वो लोग खुश ही खुश, एकदम इतना खुश हो गए लोग, नेपोलियन को भगवान मानने लगे कि हमको और क्या चाहिए। एक आम इंसान को, एक कॉमन मैन को क्या चाहिए, तो लोग के प्रति इक्वल चाहिए, ये सबके लिए एक समान अधिकार हो। फिर क्या चाहिए, तो मेरे राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर हम करते तो मेरा अधिकार होना चाहिए। नेपोलियन ये भी दे दिया कि लो ये भी ले लो। फिर नेपोलियन क्या किया कि बर्थ से रिलेटेड जितने प्रिविलेज है सबको खत्म कर दिया। और उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एकदम सिंपल कर देता है कि आपको जो भी काम है, जिससे भी काम है, आप इजीली काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दरोगा सिपाही को पीछा देने की जरूरत नहीं है। आप इजीली आराम से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, कोई दिक्कत नहीं नेपोलियन को उससे। नेपोलियन क्या किया मेरे भाई, सबसे पहले नियम करता है, ये कॉल बिफोर लो। और अगर हम 3-4 बार ये बात बोल दें नेपोलियन कोड, तब आपको ध्यान में आना चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी BBI ये चीज है क्या कि नेपोलियन कोड कौन कौन था। सबसे पहला था इक्विटी बिफोर लॉ, दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा एंड ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, यानी बर्थ के बेसिस प्रिविलेज हमारा खत्म। और चौथा था सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एकदम आसान, लो भाई लो, एकदम आसान कर दिए हैं, मौज करो तुम लोग। लेकिन जैसे ही आपको ये चारों चीज देखने को मिलता है तो सारा लोग तो खुशी खुश, सारा लोग को लगता है कि मेरे भाई नेपोलियन मतलब गॉड, भगवान। लेकिन भगवान अगर नेपोलियन कुछ देता है तो उसके बदले वो लेता भी है। यानी अब बात करते हैं हम लोग ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या था नेपोलियन के आने का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इंक्रीज टैक्स। क्यों, क्योंकि नेपोलियन क्या चाहिए था, नेपोलियन को वार करना था, नेपोलियन लड़ाई करना चाहता था, लड़ाई के कारण वो पूरा यूरोप जीतना चाहता था। अगर आपको पता होगा नेपोलियन के बारे में, तो नेपोलियन बहुत बड़ा हमारा, पता है ना जिसको आशिक, बहुत बढ़िया आशिक था। आशिक क्या करता है मेरे भाई, नेपोलियन का बस एक ही लाइन था, अगर हम तुम्हारे लिए सारा जहां को जीत सकते हैं तो तुम्हारे लिए सारा जहां को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये नेपोलियन का लाइन था। नेपोलियन एक लड़की से बहुत ही प्यारा, बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उस प्यार के कारण वो कहा था कि अगर हम तुम्हारे लिए सारा दुनिया जीत सकते हैं तो मेरे भाई तुम्हारे लिए सारा दुनिया खत्म भी कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो क्या करता है नेपोलियन, नेपोलियन को करना था लड़ाई, वार करना था। और पता भी होगा नेपोलियन पूरा यूरोप पे कब्जा करना चाहता था लड़ाई की मदद से। तो उसको वार करना है, लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, लड़ाई करने के लिए टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो मनी कहाँ से आएगा, तो टैक्स को बढ़ाने से। यानी क्या किया, टैक्स को मेरे भाई एकदम बढ़ा देता है। फिर क्या करता है, सेंसरशिप। आपको पता ही होगा नेपोलियन को कौन नहीं जानता है, नेपोलियन बोनापार्ट को कौन नहीं जानता है। सेंसरशिप के कारण वो कहा कि ना मेरे लाल, जो भी हम कहेंगे वही होगा, चाहे आप कोई भी हो। उसके बाद फोर्स मिलिट्री सर्विस, वो जबरदस्ती भर्ती करता था। जबरदस्ती क्या कर रहा है, मिलिट्री में भर्ती। कहा कि अब हमको बहुत सारा लड़ाई लड़ना है, लड़ाई लड़ने के लिए हमको पैसा चाहिए, टैक्स को बढ़ा देते हैं। फिर लड़ाई लड़ने के लिए हमको आदमी चाहिए, पीपल चाहिए। तो क्या कर रहा है कि फोर्सली आदमी लोग को अपने मिलिट्री सर्विस में डाल रहा है, कह रहा है कि तुम मुंह हो जाओ, मेरे लड़ो, लड़ के मेरे लिए मर जाओ। नेपोलियन का सबसे खास बात क्या था, समझो, नेपोलियन सबसे इतना, नेपोलियन चर्चा में क्या था, नेपोलियन कोई भी युद्ध लड़ रहा है तो सारा सिपाही आगे है, सारा सिपाही आगे रहता था, नेपोलियन खुद अपना पीछे रहता था। क्यों, क्योंकि उसको डर था कोई हमको मार ना दे, तो अगर हमको मार देगा सारा खेल खत्म। तो नेपोलियन का जो हमारा माइंडसेट था वैसे ही था कि सारा सेना आगे रहेगा और हम पीछे रहेंगे। तो ये नेपोलियन क्या करता था, अपने आप का सेफ्टी, सेफ्टी कैसे करेगा, आगे जो लोग रहेंगे, मिलिट्री रहेगा, तो मिलिट्री क्या कहाँ से आएगा, तो पीपल को भरो, जबरदस्ती भरो, फोर्स करके भरो। जैसे ही नेक्स्ट साइड पढ़िएगा तो आपको लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जितना इंपॉर्टेंट मोर चीज है मेरे भाई उसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, और जितना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। देखो जैसी बात करते हैं आप नेशनलिस्ट का यूरोप में, तो हमारा क्या आता है, एरिस्टोक्रेसी। जाहिर सी बात है कि हर एक कंट्री में, चाहे कहीं भी आप चल जाइए, किसी भी आइलैंड चल जाइए, दो लोग जरूर होते हैं, एक तो होते हैं अरिस्टोक्रेसी और एक होता है हमारा मिडिल क्लास। होता है कि नहीं, इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या है मेरे भाई,
ऊपर अरिस्टोक्रेसी है, उसके नीचे हमारे मिडिल क्लास है, उसके नीचे लोअर मिडिल क्लास है, सबसे नीचे आता है बैकवर्ड क्लास। तो ये समझने के लिए समझना, उसी तरीके से यूरोप में हमारा क्या था, एक अरिस्टोक्रेसी था और एक हमारा नया मिडिल क्लास था। तब उसको थोड़ा समझ लेते हैं, स्किप कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या है लैंडेड अरिस्टोक्रेसी? क्या है भाई लैंडेड अरिस्टोक्रेसी है? द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेटेड सोशल पॉलिटिकल क्लासेस इन यूरोप। क्या करते थे मेरे भाई? सोशल और पॉलिटिकल क्लासेस, सोशल एंड पॉलिटिकल क्लासेस को कंट्रोल करते थे अरिस्टोक्रेसी लोग। फिर आता है कि दे ऑन लार्ज स्टेट एंड एंजॉयड अ ग्रेट वेल्थ एंड पावर। क्या करते मेरे भाई? क्योंकि वो अरिस्टोक्रेसी है, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि पावर तो उन्हीं के पास होगा। क्या करेंगे? पावर को बहुत ही बढ़िया से यूज करते थे, यानी पावर को बहुत बढ़िया से एंजॉय करते थे। फिर आता है कि दे कंट्रोल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी अरिस्टोक्रेसी में होगा, जो भी पैसा देगा सरकार, तो भैया वही चलाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार चलता है पैसा से। पैसा कौन दे रहा है? अरिस्टोक्रेसी दे रहे हैं। सरकार कौन चलाएगा? अरिस्टोक्रेसी चलाएंगे। वही लिखा हुआ है कि दे कंट्रोल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो अरिस्टोक्रेसी थे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अरिस्टोक्रेसी स्पोक ऑफ फ्रेंच। क्या बोलते थे? फ्रांस बोलते थे। एज द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी। क्योंकि हमारा फ्रेंच लैंग्वेज था, किसका था? डिप्लोमेसी का हमारा लैंग्वेज बन जाता है। क्या बन जाता है? जो फ्रेंच है हमारा, जो फ्रेंच है, फ्रेंच हमारा क्या डिप्लोमेसी का लैंग्वेज बन गया है। यानी क्या आपको ये चीज क्लियर है अरिस्टोक्रेसी के बारे में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है अरिस्टोक्रेसी के बारे में, तब इजीली आप ये सब लाइन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट है हमारा मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी समझ लिए तो मिडिल क्लास में आओ। मिडिल क्लास कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है मिडिल क्लास को, सारा मजा तो अरिस्टोक्रेसी ले रहा है। तो मिडिल क्लास को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द मिडिल क्लास इमर्ज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है भाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन है एंड ट्रेड। आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले स्लाइड में आप पढ़े होंगे, पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। क्या लिखा हुआ है भाई? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज को हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं। खत्म करते हैं तो आपको बताते हैं कि ट्रेड बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा से होता है। जब जब ट्रेड बढ़ेगा, जब ट्रेड बढ़ेगा तो हमारा मिडिल क्लास भी तो बढ़ेगा। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी कस्टम ड्यूटीज के मदद से, अगर बात करते हैं कस्टम ड्यूटीज का, तो कस्टम ड्यूटी की मदद से हम क्या किए? हम ट्रेड को बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमारा ट्रेड बढ़ता है, तो ट्रेड कौन करता है? तो ट्रेड करता है हमारा मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास तो हमारा आगे बढ़ेगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इसलिए जरूरी था कस्टम ड्यूटीज को खत्म करना। ओ हो, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अरे चेहरा पे स्माइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्माइल करते रहना है मेरे लाल। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब आता है एग्जाम्पल कि मिडिल क्लास में कौन कौन लोग होते हैं। तो मिडिल क्लास में होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर। ये सब क्या है मेरे भाई? ये मिडिल क्लास में आते हैं। रोल ऑफ, अच्छा, दूसरा चीज कि जैसे ही आपको ये दोनों चीज पढ़ने को मिल गया है, जैसे ही आप पढ़ने को मिल गया, सबसे सबसे प्यारा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ कि जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास का पीपल है, जो अरिस्टोक्रेसी है, ये दोनों का नेशनलिज्म में क्या काम था? ये दोनों नेशनलिज्म में क्या कर रहे थे? ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टॉपर लोग दिखे कि नहीं दिखे? टॉपर को झटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चेहरा पे मुस्कान रखो, आंसर आपके सामने है। इनका रोल क्या था? द मिडिल क्लास बिलीव्ड इन इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओ हो, लॉ के प्रति इक्वलिटी ये मिडिल क्लास चाहता था। फिर इंड ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज चाहता था कि जो भी हमारे ये जो एंजॉय कर रहे हैं, ये जो ग्रेट हमारे वेल्थ को और पावर को एंजॉय कर रहे हैं, तो इस पावर को खत्म कीजिए, इस प्रिविलेज को खत्म कीजिए और हमें भी पावर एंजॉय करने का मौका दीजिए। दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन, माफ करना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी आपको क्या चाहिए? एक मिडिल क्लास लोगों को क्या चाहिए? तो मिडिल क्लास को क्या चाहिए? हक चाहिए। वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। कैसा हक चाहिए? तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जो उसकी बातों को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमको अपना विधायक चाहिए, विधायक अपने चच्चा होने चाहिए, तभी तो भैया पावर का एंजॉय हम भी करेंगे। यानी हमारे चचा अगर विधायक होंगे तो पावर का मजा हम भी लेंगे। लेकिन नहीं, अगर चचा विधायक नहीं है तो असली पावर का मजा कौन ले रहा है? अरिस्टोक्रेसी ले रहा है। तो मिडिल क्लास तो चाहेगा ये सारा प्रिविलेज को खत्म किया जाए। मिडिल क्लास क्या चाहता था? तो मिडिल क्लास लोग के प्रति इक्वलिटी होना चाहिए, अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज खत्म होना चाहिए, और हमको अपने सच्चा विधायक चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या समझ पा रहे हैं? चेहरे पे मुस्कान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि सबसे प्यारा क्वेश्चन कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ओ हो माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे सोना बाबू, दिखा कि नहीं दिखा? पहला स्लाइड में आ जाओ। पहला स्लाइड में क्या दिखता है? यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म। क्या लिखा है भाई? ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म लिखा हुआ है। लिबरलिज्म मतलब क्या?
लिबरलिज्म में होता क्या है, लिबरलिज्म में होता क्या है, तो अब हम लोग समझेंगे इसको स्लाइड 5 में। बोलिए समझ पा रहे कि नहीं समझ, इसको कहते हैं कनेक्शन, यानी आगे से प्रीवियस में कनेक्शन। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, अरे बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय। आगे बढ़ते हम लोग, क्या कह रहा है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म अंडर स्टैंड फॉर, यानी लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लिबरलिज्म कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लिबरलिज्म, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सीबीएसई आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब डिस्क्राइब लिबरलिज्म। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। सबसे पहला क्या है मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, क्या होता है। हम सब चीज लिख के आ गए, हमको विश्वास ही नहीं है आप पे। ना मेरे भाई लाल, ना मेरे भाई, हम मान ही नहीं सकते हैं, हम मान ही नहीं सकते हैं कि आपसे एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा। इसलिए हम सारा चीज लिख के लेके आए हैं। भैया देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, और यही आपको पीडीएफ डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। क्या लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। अब समझते हैं हम लोग लिबरलिज्म का मतलब क्या है। द टर्म लिबरलिज्म, ओहो माफ करना, थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलती हो सकता है, क्योंकि भैया बिहार से हैं और बिहारियों का इंग्लिश उतना ही अच्छा होता है जितना आप समझ पा रहे हैं। बोले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। द टर्म लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन लिबरल। देखो जो हमारा लिबरलिज्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिबरलिज्म, वो किससे बना हुआ है मेरे भाई, तो लिबरल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है भाई, लिबरल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है भाई, लीवर से बना हुआ है। और लीवर में क्या है मेरे भाई, लीवर का मतलब होता है फ्रीडम। हमको फ्रीडम चाहिए, हमको आजादी चाहिए, हमको घर से बाहर जाना है, हमको खेलना है, हमको अपनी गर्लफ्रेंड पटाने का आजादी चाहिए। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लिबरल का मतलब क्या है मेरे भाई, फ्रीडम है, हमको फ्रीडम चाहिए। ये सबसे पहले आता है पॉलिटिकल आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब देखो हम क्या किए हैं, इससे प्यारा नोट्स कोई हो सकता है, अब बताओ इससे प्यारा और इससे बेहतरीन नोट्स कोई हो सकता है, तो आपको बता दो हमको। आप हमको बता दो इससे प्यारा नोट्स कोई हो सकता है। कहीं आपने देखा है कि लिबरलिज्म को आपको दो पार्ट में दर्शाया जा रहा है। लिबरलिज्म का जो मीनिंग है वो दो पार्ट में बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या, पॉलिटिकल आइडियाज। अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म नेशनलिज्म, भाई साहब हम दे रहे हैं गारंटी 90% वहीं पे कलम छोड़ देंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि लिबरल नेशनलिज्म का दो पार्ट होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक हमारा इकोनॉमिक होता है। भाई साहब इसीलिए बोले थे 5 मिनट रुक जाओ, बोल गया से प्यार नहीं हो गया तो भैया हमको छोड़ देना। बोलिए समझे कि नहीं समझे। अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। यानी क्या यहाँ पे है, यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म का दो पार्ट में, सबसे पहले पॉलिटिकल, क्या मेरे भाई ओ मिट जाओ जी, मिट जाओ मिट जाओ। सबसे पहले क्या मेरा पॉलिटिकल है, यानी आप समझते हैं हम लोग पॉलिटिकल। याद रखना, हम फिर बोल रहे हैं एसएससी पेपर टफ बनेगा, टफ बनेगा तो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आपको डीप मिलेगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे। यानी लिबरलिज्म का दो पार्ट मतलब होता है, एक पॉलिटिकल अलग, इकोनॉमिकल हमारा अलग होता है। तो पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। क्या लिखा हुआ है लिबरल का मतलब, लिबरल का मतलब लिखा हुआ है फ्री। क्या लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है, फ्रीडम लिखा हुआ है, फ्रीडम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, सबसे पहले फ्रीडम चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। फिर लिखा हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के प्रति हमको इक्वल चाहिए होगा। फिर इंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, अरे मेरे भाई ऑटोक्रेटिक रूल यानी कौन लोग है ये, कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि ऑटोक्रेसी खत्म करो, ये हमारा न्यू मिडिल क्लास है। क्या मेरे भाई, न्यू मिडिल क्लास है। जब भी लिबरल का बात करेंगे, जब भी लिबरलिज्म की बात करेंगे, किसके लिए होगा, तो मेरा ये होगा न्यू मिडिल क्लास के लिए। अरे मेरे लाल समझे कि नहीं समझे, अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सिस्टम पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको भैया चाहिए सबसे पहले फ्रीडम, फिर हमको चाहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर हमको चाहिए इंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, फिर चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओ हो अभी समझे थे, अरे पर लाल हो। अरे अब तो आपके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए जी, एकदम स्माइल आना चाहिए। क्या बोले हम बोल रहे हैं कि अगर हम मिडिल क्लास से हैं, हमको ऑटोक्रेसी को खत्म होना चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको अपना चचा विधायक चाहिए, यानी क्या चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए, हमको अपने चचा विधायक चाहिए। फिलहाल आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि इंडिया में क्या कह सकते हैं कि इंडिया एक लिबरल कंट्री है। ओ हो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का लेवल है, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बन गया है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या इंडिया एक लिबरल कंट्री है या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आते हैं पॉलिटिकल के बाद, पॉलिटिकल खत्म हो गया, आप चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक के ऊपर। इकोनॉमिक का क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कस्टम ड्यूटीज का खत्म होना चाहिए, तभी तो हम लोग मार्केट कर पाएंगे। यानी इकोनॉमिकल हमारा लिबरल क्या मतलब क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, हमको मार्केट करना है, हमको ट्रेड करना है, हमको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है पैसा। क्या करेंगे, फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए। फिर क्या चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोस्ट। क्या है मेरे भाई, स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन को खत्म करो, जो भी स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है उसको खत्म करना चाहिए। यानी जो हमारा स्टेट है
हम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, हम रेस्ट्रिक्शन से बाहर जाने चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। यही मतलब है इकोनॉमिक आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। बोलो मेरे लाल समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है तो भैया कमेंट करते जाना, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना, मजा आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर और मजेदार होने वाला है, जो कि होने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया। और जब हमसे एक बार पढ़ लोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हम दे रहे हैं गारंटी, आपको गांधी जी में फर्क समझ में आने लगेगा। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान से आप ऊपर उठ जाइएगा। क्लास 10th में ही आपको मेच्योर बना देंगे, क्लास 10th में आपको सोचने का शक्ति हम दे देंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझ पा रहे हैं? इनको क्या चाहिए? हमको लिबरल होने के लिए पॉलिटिकल आइडिया चाहिए, फिर हमको इकोनॉमिक आइडिया चाहिए। पॉलिटिकल में क्या हम देखें? पॉलिटिकल हम देखें कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ अरिस्टोक्रेटिक रूल, गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टेड पार्लियामेंट। और जैसे ही इकोनॉमिक बात करते हैं तो सबसे पहले हमको फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन हमको चाहिए भाई, आजादी चाहिए। स्टेट कोई नहीं, ना ना, स्टेट कोई ना, स्टेट हो कोई हम पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो तुम। ये हमको चाहिए इकोनॉमिक आइडियाज में लिबरल होने के लिए। फिर हमको चाहिए रिमूवल ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। या कहाँ यार पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो ये चीज? तो ये पढ़े थे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि हमको कस्टम ड्यूटीज हमको खत्म चाहिए। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो 1815 के बाद हमारा नए रूढ़िवादी लोग आते हैं। रूढ़िवादी लोग कौन? जो विश्वास करते हैं कि जैसे पहले चल रहा था, माफ करना माफ करना, तो रूढ़िवादी लोग कौन है कि वो कहते हैं कि जैसे पहले चल रहा था सेम टू सेम वही चलना चाहिए, यानी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड्स अ मॉडर्न सॉल्यूशन। जो मॉडर्न प्रॉब्लम होते हैं उनको मॉडर्न सॉल्यूशन चाहिए होता है। जो भी हमारे मॉडर्न जवान लड़के हैं, जितने भी आप लोग हों, आप लोगों को थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। पबजी गेम मिलना चाहिए खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने के लिए मिलना चाहिए, गर्लफ्रेंड से बात करने का आजादी मिलना चाहिए। ये सब क्या मेरे भाई चेंजेज हैं जो आपको चाहिए। यानी मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड्स अ मॉडर्न सॉल्यूशन। बोलिए समझे कि नहीं समझे? लेकिन उसी बीच हमारे आते हैं कुछ रूढ़िवादी लोग, यानी कुछ पारंपरिक लोग, यानी कह रहे हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं होने चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी रूढ़िवादी लोग कौन है? तो चेंज के खिलाफ हैं। अब बात करते हैं कि इस कंजर्वेटिज्म का। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, अच्छा लगेगा, समझने में मजा आएगा। आप ये स्माइल करेंगे, कहाँ गया स्माइल, ऐसे 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 स्माइल करोगे। सबसे पहले समझ लो थोड़ा सा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहता है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यानी 1815 में जब नेपोलियन का डेथ होता है, तो नेपोलियन रूलर्स वांटेड टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। याद आया अभी बोले थे नाम। कंजर्वेटिव कौन लोग हैं? रूढ़िवादी लोग कौन है? जो कहते हैं कि ना कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्या करता है? वही हमारा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में हम सेम टू सेम ये चीज लिखे हुए हैं कि जो भी हमारा नेपोलियन मरता है, तो नेपोलियन के मरने के बाद यूरोपियन रूलर्स चाहते हैं कि जो नया ओल्ड सिस्टम था उसको लोग जारी करें। द कांग्रेस ऑफ वियना, याद रखना, कांग्रेस ऑफ वियना। क्या लिखा है भाई? कांग्रेस ऑफ वियना लिखा हुआ है। तो कांग्रेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, कांग्रेस वहां पे भी था। तो उसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना was organized to undo the changes made during the Napoleonic War। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यानी क्या होता है, वहां पे कुछ लोग थे जो पहले के, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो चाहते थे कि जैसा सिस्टम पहले था, पहले वाला सिस्टम अभी चलना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना एक मीटिंग रखता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और कहता है कि जो भी नेपोलियन चेंज लेके आया था, जो भी नेपोलियन चेंज ले आया था, तो नेपोलियन तो मर गया है, नेपोलियन तो डेड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसके चेंज थे उस चेंज को कट कर देंगे और जैसे पहले हमारा सिस्टम था वही सिस्टम को लागू करेंगे। ये थे हमारे कंजर्वेटिव लोग, यानी इसको हम कहते हैं कन्वर्टिज्म कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कहते हैं। माफ करना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है गलती हो, लेकिन फीलिंग आना चाहिए। फीलिंग यहाँ से आपके दिल तक जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिल से दिल कनेक्ट हैं। और ऐसा वर्ड से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वर्ड से कनेक्ट रहोगे तो कोई भी आएगा, कोई फुसला देगा, कोई भी आपको चार लाइन बढ़िया लाइन बोल के फुसला सकता है। लेकिन दिल से दिल कनेक्शन है। आप अपने बाबू सोना से क्या कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे बाबू, हम आपसे दिल से कनेक्टेड हैं, आपके रूह से कनेक्टेड हैं, हम आपके चेहरे से कनेक्टेड नहीं है। सेम उसी तरीका से अपने गोलू भैया के लिए ये चीज रखना है कि गोलू भैया के प्रोनाउंसिएशन से भले कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन बाय हार्ट वी ऑल आर कनेक्टेड बिकॉज यू ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया।
सीजन ऑफ इंडिया मतलब मदरलैंड, लेकिन फ्रांस में क्या था? फ्रांस में था ले पेट्री। यही आपको हमको याद दिलाना था, इसलिए हमने ये सब नाटक किया कि फ्रांस में क्या था मेरे भाई? ले पेट्री था। ले पेट्री मतलब क्या होता है? फादरलैंड। बोलो दोनों में अंतर समझे कि नहीं समझे? यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी। यानी फ्रेंच में क्या था? हमारा फादरलैंड था। इंडिया में क्या मेरे भाई था? मदरलैंड। बोले समझे कि नहीं समझे? यानी मास्टर बहुत तेज है, मास्टर में कहाँ से ले जाएगा कहाँ तो समझ में नहीं आएगा। यानी सबसे पहले कहाँ हम लोग थे 1815 के कंजर्वेटिज्म के ऊपर। हम क्या देख रहे हैं? जैसे नेपोलियन मरता है तो कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे भाई, जो भी नेपोलियन चेंज किया था वो सबको वापस से खत्म करेंगे और आपस से पहले वाला शासन हम लोग लेके आएंगे। मेन आइडिया क्या था? तो मेन आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या था? तो बिलीव इन ट्रेडिशन। वो लोग ट्रेडिशन में बिलीव करते थे, परंपरा परंपरा में बिलीव करते थे, मोनार्की में बिलीव करते थे, स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते थे, सपोर्ट फॉर द मोनार्कियल गवर्नमेंट, और उसके साथ चर्च चाहते थे और एरिस्टोक्रेसी चाहते थे। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यानी हमारा दो चीज है। एक चीज पूरे यूरोप में दो पार्ट में पढ़ा जाता है। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी। दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक हमारा होता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी कौन? जो चाहता है कि हमारा जो भी नेपोलियन चेंज लेके आया उसको खत्म करो। और मिडिल क्लास कौन? जो चाहता है कि चेंज ही चेंज हो, अपने चाचा विधायक चाहिए। चाचा मेरे अपने चाचा विधायक चाहिए। बोले समझे कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी मेन कंजर्वेटिज्म का आइडिया क्या था? फिर से क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कवर हो गया। सबसे पहले पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिलीव इन ट्रेडिशन लिखेंगे, मोनार्की लिखेंगे, स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, सपोर्ट फॉर मोनार्कियल गवर्नमेंट, चर्च, एरिस्टोक्रेसी। इसे कहते हैं मेन आइडियाज ऑफ कन्वर्टिज्म। अब आता है की मेजर। देखो जो भी यहाँ पे हम लिखे हैं स्माइल करने वाला, इसी तरीका से आप स्माइल करेंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं। जो बच्चे इसको समझ लेता है उसी तरीका से स्माइल करेगा। कौन सा पार्ट? मोनार्कीज। कहाँ गया जी? आ जाओ जाओ। मोनार्कीज वेयर रीस्टोर्ड इन फ्रांस एंड अदर कंट्री। वापस से क्या होता है कि मोनार्की सिस्टम हमारा लागू हो जाता है। फिर से द बर्बन डायनेस्टी। क्या लिखा है? बर्बन डायनेस्टी। द बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। फ्रांस में दोबारा से, चूंकि हमारा मोनार्की था, जब मोनार्की लागू होगा तो बर्बन डायनेस्टी वापस से फ्रांस में आ जाता है। तो बॉर्डर्स आर द रीड्रॉन। जो भी बॉर्डर्स थे, जो भी हमारा बॉर्डर्स था उसको वापस से ड्रॉ किया जाता है, यानी बॉर्डर्स को भी चेंज किए जाते हैं। एंड प्रिवेंट द स्प्रीड ऑफ नेशनलिज्म। यानी जो भी रूढ़िवादी लोग हम क्या चाहेंगे कि जो भी नेशनलिज्म हमारा फैल रहा है तो इस नेशनलिज्म को खत्म करो। यानी और जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे, तो अब आता है द रेवोल्यूशनरीज। क्या आता है मेरे भाई? द रेवोल्यूशनरीज। क्या लिखा है मेरे भाई यहाँ पे? द रेवोल्यूशनरीज लिखा हुआ है। उसमें क्या करता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि रेवोल्यूशनरी थे कौन? हु वेयर रेवोल्यूशनरीज? हु वेयर रेवोल्यूशनरीज? रेवोल्यूशनरीज थे कौन? भैया ये थे कौन? कौन थे? समझते हैं कि कौन थे? द रेवोल्यूशनरीज वेयर द पीपल हु अपोज। क्या लिखा है भाई? हु अपोज, जो अपोज कर रहा है किस चीज का? भैया मोनार्कियल सिस्टम का और कंजर्वेटिव रूल का। जो कहता है कि जो भी रूढ़िवादी लोग हैं, जो भी तुम परंपरा को मान रहे हो, जो भी मोनार्की लेके आ रहे हो, इस मोनार्की को खत्म करो। वो लोग को कहते हैं रिवोल्यूशनरी, जिसको हम क्या कहते हैं? विद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्रोही कहते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस बात को आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यानी कंजर्वेटिव, अरे माफ करना, रिवोल्यूशनरीज कौन थे? तो जो क्या करते हैं, वो लोग थे जो कि अपोज करते हैं मोनार्कियल एंड कंजर्वेटिव रूल। दे बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनल नेशनल यूनिटी। अगर आपसे हम पूछ दें, अगर आपसे पूछ दें कि आपके पास हम दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है मेरे भाई, आपको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्या लिखते हैं? अरिस्टोक्रेसी। और यहाँ पे लिखते हैं मिडिल क्लास। तो आप बताइए कि दोनों में से कौन हमारा कंजर्वेटिव होगा और कौन रिवोल्यूशनरीज होंगे? तो हम जाहिर बात है कि इसको कह सकते हैं कि ये रिवोल्यूशनरीज थे और ये हमारे कंजर्वेटिव लोग थे, जो चाहते थे अरिस्टोक्रेसी बना रहे हैं, मोनार्कियल बना रहे हैं सिस्टम। जो भी नेपोलियन चेंज किया था वो नेपोलियन बना रहा है। और मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास रिवोल्यूशनरी है, जो चाहते हैं कि चेंज होने चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए, हमको लिबरल होना चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, फिर हमको इक्वलिटी चाहिए, फिर हमको नेशनल यूनिटी चाहिए। ये लोग कौन है मेरे भाई? तो ये है मिडिल क्लास के लोग। ये समझिए कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखो, चूंकि मिडिल क्लास हमारा शांत तो रहेगा नहीं, जो भी हमारा यंग बच्चा है वो तो शांत रहेगा नहीं, अपना एनर्जी खर्चा करेगा। तो एनर्जी कहाँ खर्चा कर रहा है? तो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बनाया जा रहा है। स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज, आइडियाज को हमारा फैलाया जा रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइज अपराइजिंग अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो भी हमारा जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनके खिलाफ अपराइजिंग, यानी उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। यही हमारा कौन है? रिवोल्यूशनरीज है। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स में कि राइट अबाउट
हु वेयर द रेवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्टिविटीज। तो क्या आप यहाँ से नहीं लिख पाएंगे? क्या आप इजीली यहाँ से कवर नहीं कर पाएंगे? आराम से कवर कर लीजिएगा, आपको ये नोट्स पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेवोल्यूशनरीज में, इस रेवोल्यूशनरीज चैप्टर में, इस रेवोल्यूशनरीज में सबसे प्यारा नाम जो आता है वो आता है गुसिफ मैजनी। क्या मेरे भाई? गुसिफ मैजनी का नाम है। और जो मैजनी साहब थे, इनका नाम तो आपको जरूर याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और इस नाम से क्वेश्चन जरूर आना है। मैजनी कौन थे? तो मैजनी हमारे इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे। क्या थे मेरे भाई? इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। क्या थे मेरे भाई? इटालियन रिवोल्यूशनरी से तो कि दो चीज फाउंड करते हैं, यानी फाउंडेड यंग इटली और यंग यूरोप। क्या करते हैं मेरे भाई? यंग इटली और यंग यूरोप हमारे क्या करते हैं? फाउंड करते हैं। जो क्या, अच्छा, जो मैजनी थे, मैजनी साहब थे, उनका विश्वास इसमें था। तो मैजनी साहब बिलीव दैट नेशन वेयर द नेचुरल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको पकड़ पा रहे हो तो भैया एग्जाम में आप जरूर टॉपर बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो टॉपर लोग भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज थॉट ऑफ मैजिनी। मैजिनी का सोच क्या था? मैजिनी क्या सोचता था? तो मैजिनी सोचता था कि जो नेशन है वे आर द नेचुरल यूनिटी ऑफ मेन काइंड। जो हमारा नेचर है वो मेन काइंड का, वो मेन काइंड का एक नेचुरल यूनिट है। बोलिए बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि जो भी मेन काइंड है, जो भी विश्वास करते हैं, जो भी बिलीव करते हैं लोग अच्छाई में, वो सारे अच्छे लोगों का एक नेचुरल यूनिटी बना दें तो ही हमारा एक नेशन बनता है। नेशन में क्या होना चाहिए? नेशन में अच्छे लोग होने चाहिए। नेशन कैसा होना चाहिए? लिबरल होना चाहिए। नेशन कैसा होना चाहिए? इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। नेशन में हमारा यूनिटी होना चाहिए। यही हमारे क्या से मैजिनी का सोच था। यानी एक लाइन आप यहाँ से लिख लीजिए, कापी में अपने नोट कर लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कोई टीचर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि मैजिनी साहब का थॉट क्या था। तो मैजिनी साहब का थॉट था नेचुरल यूनिटी ऑफ मेन काइंड। हमारा नेशन क्या है? तो नेशन हमारा नेचुरल यूनिटी है मेन काइंड का। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब आता है कि रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज का रोल क्या था। तो आपको एकदम रटा होना चाहिए कि कीप द स्पिरिट ऑफ नेशनल अलाइव, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। अब हम क्या करेंगे? जर्मनी और इटली को यूनिफाई करेंगे, यानी एक जगह जर्मनी और इटली को हम लोग बनाएंगे। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी को बनाना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई? यूनिफिकेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के ऊपर। बहुत ही प्यारा चीज है, पढ़ते को बहुत मजा आएगा और इससे क्वेश्चन आता भी है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है 5 नंबर में कि आप जर्मनी के यूनिफिकेशन को डिस्क्राइब कीजिए। तो पहले हम समझते हैं कि बिफोर यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी में क्या था। तो जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। आप अभी पढ़े होंगे कि कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में कुछ कंजर्वेटिव लोग क्या करते हैं कि एक नियम लेके आते हैं कि जो भी नेपोलियन चेंज करता है, उस नेपोलियन के द्वारा चेंज किए गए हम लोग जो जो भी चेंजेस है उसको खत्म करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो पहले की तरह जो भी हमारा प्रीवियस शासन चल रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था, उस मोनार्की सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। तो जैसे ही आगे लेके जाते हैं तो हमारा जर्मनी था वो डिवाइड हो जाता है किसमें? 39 स्टेट में। 39 इंडिपेंडेंट स्टेट में हमारा डिवाइडेड था जर्मनी। अब था कि दीज स्टेट्स फॉर्म द जर्मन कॉन्फेडरेशन डोमिनेटेड बाय द ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया। याद रखना, जो भी हमारा जर्मनी था, जर्मनी 39 जो स्टेट में हमारे बटे हुए थे, इसको दो लोग कंट्रोल कर रहे थे। एक कंट्रोल हमारा ऑस्ट्रिया कर रहा था और एक हमारा पर्सिया कंट्रोल कर रहा था। ये दोनों क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। अब आता है इंपॉर्टेंट स्टेप्स, याद रखना इस स्टेप्स को। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या था? 1834 में क्या होता है कि जोल्वेरिन, जिसको हम क्या कहते हैं? जोल्वेरिन कहते हैं। जो कस्टम्स यूनियन था, जो हमारा टैक्स था, उसका एक यूनियन था टैक्स डिपार्टमेंट का, वो जोल्वेरिन था। जोल्वेरिन क्या करता है कि लेड बाय पर्सिया, इट रिमूव ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द जर्मन स्टेट एंड क्रिएटेड इकोनॉमिक यूनिट। सबसे पहले क्या करता है? इकोनॉमिक यूनिटी बनाता है कि इकोनॉमिक चेंजेस में हम सब एक साथ हैं। और ये हमारा क्या काम करता है? तो जोल्वरीन काम करता है। देखो हो सकता है कि इस चीज को आप आराम से पढ़ेंगे, आपको पूरा विख्यात आपको याद होगा, यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये सब चीज को आप आराम से लिख पाए। बोले समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो जर्मनी था 39 स्टेट में हमारा डिवाइडेड था, जिसको ऑस्ट्रिया और पर्सिया लोग क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। तो उसका क्या था हमारा, हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन कैसे होता है। तो यूनिफिकेशन शुरू होता है हमारा जोल्वेरिन से। जोल्वेरिन क्या करता है? जो कस्टम यूनियन था, इसको पर्सिया हमारा लेट कर रहा था, उसने क्या करता है कि ट्रेड बैरियर खत्म कर देता है जर्मन में और जर्मन स्टेट में। जितने जर्मन स्टेट थे, जितने जर्मनी में हमारे
मान लो जर्मनी है पूरा, जर्मनी में छोटे छोटे 39 स्टेट हैं। इनके बीच का जो कस्टम ड्यूटीज है, इनके बीच जो हमारा ट्रेड करने में पैसा लग रहा है जर्मनी में, वो सारा पैसा खत्म कर देता है। क्या करता है मेरे भाई, जो ट्रेड था उस ट्रेड खत्म कर देता है, ताकि जो जर्मनी है उसमें आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिक हमारा आगे अच्छा होगा, और जब इकोनॉमिक अच्छा होगा, जब पैसा होगा, तो हम लोग जर्मनी को यूनिफाई कर सकते हैं। फिर आता है 1848 में, 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है। क्या बनता है भाई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, कौन सा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव्स, याद रखना रिप्रेजेंटेटिव्स, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड जर्मनी एंड ऑफर द क्राउन टू द किंग फेडरिक विलियम फोर ऑफ पर्सिया। देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है 1848 में, एक पार्लियामेंट बनता है। उस पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो भी हमारे लोग थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव, वो कहते हैं कि सारा जो जर्मनी है इसको हम लोग यूनिफाई करते हैं और इस जर्मनी का एक राजा बनाते हैं। कौन सा राजा, तो किंग फेडरिक विलियम, किंग फेडरिक विलियम को राजा बनाएंगे, जो कि किंग फेडरिक विलियम फोर्थ था, जो कि राजा था पर्सिया का। तो पर्सिया का जो राजा है उसी को हम लोग जर्मनी का राजा बना देते हैं, और इससे क्या होगा कि जर्मनी हमारा यूनिफाई हो जाएगा। लेकिन जो भी हमारा जो राजा था, ये फेडरिक विलियम फोर, इसने क्राउन को रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि ना मेरे भाई, हम नहीं बनना राजा, हमको राजा नहीं बनना, तो अपना समझो, बस हमको राजा मत बनाओ। क्या कहता है कि जो फ्रेडरिक विलियम था वो राजा बनने से इनकार कर देता है। फिर प्रॉब्लम होता है, तो फिर आता है हमारा रोल ऑफ ओटो वैन बिस्मार्क। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, इस इंसान के बारे में आपको याद जरूर होना चाहिए। ओटोमैन बिस्मार्क, क्या कौन सा है मेरे भाई, ओटोमैन बिस्मार्क। एक सेकंड, इस सबको मिटा देते हैं हम, फिर बात करते हैं ओटोमैन बिस्मार्क के ऊपर। देखो, क्या है मेरे भाई, ओटोमैन बिस्मार्क। जैसे ही बात करते हैं रोल ऑफ ओटोमैन बिस्मार्क, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बिस्मार्क है कौन। ये जो बिस्मार्क अब कह रहे हैं, ये बिस्मार्क कौन है मेरे लाल, कौन चच्चा है बिस्मार्क चचा आ गए, चचा कौन है हमारे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया। तो बिस्मार्क कौन है, तो पर्सिया का चीफ मिनिस्टर है। बिस्मार्क बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। भैया लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, वार करो, वार के मदद से आप किसी भी लैंड को जीत सकते हैं, वार की मदद से आप किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। यही हमारे पर्सिया के जो हमारे बिस्मार्क थे, उनका सोच था। अच्छा, बिस्मार्क कौन थे, क्योंकि हमारे बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर है। क्या मेरे भाई, चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर किसी लड़ाई का, युद्ध का, तो जाहिर सी बात है कि वार में विश्वास करेगा। तो बिस्मार्क क्या सोचता, वार, ब्लड एंड आयरन। क्या था मेरे भाई, ब्लड एंड आयरन, लड़ाई करो और जंग करो और जीत जाओ। तो हमारा क्या आता है जर्मनी में हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं यूनिफिकेशन में। तीन चीज पढ़ने को मिलता है। सबसे पहला नाम जुलबेरीन, सबसे पहला नाम क्या है मेरे भाई, तो जोलबेरीन है। क्या है मेरा सबसे पहला नाम, जोलबेरीन है। उसका तो हम लोग अगला नाम क्या पढ़ते हैं भाई, अगला पढ़ते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट बनता है जो कहता है कि जर्मनी का जो राजा होगा, वो राजा किंग फेडरिक विलियम फोर्थ होगा। लेकिन फेडरिक विलियम कहता है कि हम राजा नहीं बनेंगे। फिर आता है हमारा बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया था, जो कहता है कि ऐसा किसका विश्वास होता है, ब्लड आयरन में, जो कहता है कि लड़ाई लड़ो और यूनिफाई कर लो। यानी थ्री वार्स ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का तीन वार होता है। देखो गौर करना, यूनिफिकेशन का देखो 1848 में, 1848 पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट कहता है कि नहीं भैया, विलियम फोर हमारे राजा पद को इनकार कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो क्या होगा, हमारा लड़ाई होगा। और जैसे ही लड़ाई होता है तो तीन लड़ाई होता है, याद रखना। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो 90% लोग धराशायी हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं मालूम होगा, आप पूछ के भी देख सकते हैं। तीन लड़ाई होता है। क्या होता है मेरे भाई, यूनिफिकेशन के लिए, बात करें यूनिफिकेशन, तो यूनिफिकेशन के लिए तीन लड़ाई होता है। पहला लड़ाई कौन सा होता है मेरे भाई, तो 1864 में एक लड़ाई होता है, वार विद डेनमार्क। डेनमार्क के साथ एक लड़ाई होता है। फिर होता है 1866 में, जो कहता है ऑस्ट्रो पर्सियन वार। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑस्ट्रो पर्सियन वार। क्योंकि आप ऊपर पढ़े होंगे कि जो हमारा जर्मनी है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा है और पर्सिया कंट्रोल कर रहा है। तो आपस में ये भी तो भिड़ेंगे कि मेरा शासन मेरा शासन, यानी ऑस्ट्रो पर्सिया वार हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, 1866 में पढ़ते हैं। जिसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया डिफीट हो जाता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है, यानी पर्सिया जीत जाता है। पर्सिया कौन है, ये पर्सिया कौन है, तो पर्सिया का चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क है। पर्सिया का चीफ मिनिस्टर कौन है मेरे भाई, तो बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर है। बोलिए समझ पा रहे हैं, समझ क्या लॉजिक पूरा समझ रहे हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बिस्मार्क का एंट्री करना। यानी 1866 में ऑस्ट्रो पर्सियन वार होता है, जिसमें हमारा पर्सिया जीत जाता है। फिर आता है 1870 से 1871 के बीच में फ्रैंको पर्सियन वार, जिसमें फ्रांस हार जाता है। क्या होता है मेरे भाई, फ्रैंको पर्सियन वार। आप अभी पढ़ रहे थे कि जितने फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे, वो सारा तो भैया बात मानेगा नहीं,
फैलाएगा ये, तो फैलाएगा तो क्या करेगा, वार करेगा, किसके साथ, रसिया के साथ। तो पर्सिया क्या किया है कि पर्सिया फ्रांस को भी वार में हरा देता है, फिर बनता है हमारा यूनिफाई होता है, यानी फिर हम कहते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे। ये तीन लड़ाई आपको याद समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसी कारण ये तीनों लड़ाई होने के कारण हम लोग कहते हैं कि जो बिस्मार्क था वो आयरन एंड ब्लड में विश्वास रखता था। जब बिस्मार्क था वो हमारा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर में बिलीव करता था, और जो बिस्मार्क कहता था कि लड़ो और लड़ के हमारा जीतो, लड़ के क्या करो मेरे भाई, जीतो, किसी को शासन दो मत, लड़ के जीतो। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, और आपसे कहते हैं कि क्या आपको तीन लड़ाई के बारे में याद है। सबसे पहला लड़ाई कब, जो कि 1864 में हुआ था डेनमार्क से। फिर होता है 1866 में, जिसमें ऑस्ट्रिया और पर्सिया आपस में लड़ते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में शासन कर रहा था, तो वो कहता है कि हम कहता है हम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा हार जाता है। फिर लड़ाई होता है फ्रांस के साथ 1870 से 71 के बीच में, जिसमें फ्रांस हमारा हार जाता है। फिर एक बार रसिया हमारा जीत जाता है। फिर हमारा होता है फाइनल यूनिफिकेशन, का फाइनल यूनिफिकेशन होता है 18 जनवरी, याद रखना 18 जनवरी 1871। क्या लिखा है भाई, 18 जनवरी, 18 जनवरी 1871, याद रखना 18 जनवरी 1871। एक बार बस ये डेट लिख देना एग्जाम में, जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी चेक करा कॉपी, आपको जाहिर सी बात है कि 5 में 5 नंबर आराम से और इजीली आपको दे देगा। याद रखना है कि 18 जनवरी 1871 द जर्मन इंपायर वाज प्रोक्लेम्ड इन द प्लेस ऑफ वर्सिलस। वर्सिलस में एक जर्मन इंपायर हमारा क्या करता है, ये दावा ठोकता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिफाई होंगे। और अब जो होगा, किंग विलियम वन, कौन होगा मेरे भाई, किंग विलियम वन ऑफ पर्सिया बिकम द जर्मन इंपेरर, जिसको हम लोग केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, केसर कहते हैं। यानी अब जो होगा 18 जनवरी 1871 के दिन क्या होगा मेरे भाई, जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा। और अब जो हमारा किंग होगा, किंग, ओह माफ नहीं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर ऊपर लिख देते हैं कि 18 जनवरी, रुको रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको पूरा मिटाने दो पहले। एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस थोड़ा सा आराम करना, आराम करना, रिलैक्स करना। तो तक स्लाइड पढ़ते रहो, स्लाइड पढ़ते रहो, इसको मिटा देते हैं। देखो 18 जनवरी क्या कहता है कि 18 जनवरी को, ओहो क्या हो रहा है मेरे भाई। देखो क्या कहता है कि 18 जनवरी 1871 को ये प्रोक्लेम किया जाता है, ये आपको मतलब घोषणा किया जाता है कि आज से जर्मनी जो है वो यूनिफाइड नेशन है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है। और उसमें राजा कौन बनता है, तो किंग विलियम वन, किंग विलियम वन हमारा इसका राजा जर्मनी का बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी किंग विलियम वन को, जो हमारा क्या है, इंपेरर है, जर्मन इंपेरर है, जर्मन इंपेरर है मेरे भाई, जर्मन इम्पेरर है, इसी को हम लोग कहते हैं केसर। क्या कहते हैं भाई, केसर कहते हैं। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन क्या है कि जर्मनी वाज यूनिफाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्सिया थ्रू द वार एंड डिप्लोमेसी। क्या हुआ है भाई, डिप्लोमेसी की मदद से, वार की मदद से जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हम लोग करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के ऊपर चलते हैं। देखो इटली क्या है मेरे भाई, फिर से वही जिस तरीके से जर्मनी में हम लोग पढ़े थे कि जब यूनिफिकेशन से पहले कैसा था, फिर पढ़ते हैं इटली में, इटली में यूनिफिकेशन से पहले हमारा कैसा कैसा कंडीशन था। तो अब बात करते हैं जो नॉर्थन इटली। देखो मान लो हमारा इटली है, ये पूरा हमारा मान लो इटली है। इटली में दो पार्ट हो गया, एक होगा ऊपर नॉर्थ, ऊपर हो गया, नीचे हो गया हमारा साउथ, और बीच में हमारा जो सेंटर हो गया, मान लो बीच में हमारा कोई सेंटर, ये पार्ट सेंटर हो गया, ये पार्ट हमारा सेंटर हो गया। तो बोल रहा है कि जो नॉर्थन इटली है, ये जो नॉर्थ हमारा इटली बस रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है ऑस्ट्रिया। क्या कर रहा है मेरे भाई, ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा है। जो बीच में सेंटर में है उसको पोप कंट्रोल कर रहा है, और जो साउथ में है इसको दो कंट्रोल कर रहा है, दो राज्य, जिसको हम लोग कहते हैं टू सिसलीस। क्या करते हैं मेरे भाई, दो, टू सिसलीस, दो सिसलीस मिलकर इसको कंट्रोल कर रहा है। यानी आपको क्या क्लियर है, इटली में तीन भाग है, एक नॉर्थन जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा है, एक सेंटर पार्ट है जिसको पोप कंट्रोल कर रहा है, और एक हमारा जो साउथ पार्ट है उसको दो सिसलीस मिलकर आपस में कंट्रोल कर रहा है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, इंपॉर्टेंट लीडर तो मैजनी था। आप नाम पढ़े होंगे रेवोल्यूशनरी, मैजनी ने आपको बोले भी थे कि मैजनी है, मैजनी नाम याद रखिएगा, मैजनी नाम आपको याद है, पक्का रखना है। तो जिसको क्या कहते हैं, गुसिस मैजनी कहता है। अच्छा मैजनी का आपको अभी बताते हैं थॉट, मैजनी थॉट क्या था। मैजनी के लिए जो नेशन है, मैजनी के लिए जो नेशन है, वो नेशन क्या है मेरे भाई, तो नेचुरल यूनिट है। क्या है भाई, नेचुरल यूनिट ऑफ
मेन काइंड का एक नेचुरल यूनिट है। कौन कहता है मेरा भाई? मैजिनी थॉट कहता है। क्योंकि मैजिनी थॉट करता है और मैजिनी इटली का रहने वाला, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो वो क्या काम किया था? तो क्या था? यंग यूरोप, माफ करना, यंग इटली फाउंडेड। यंग इटली वांटेड इटली टू बिकम अ रिपब्लिक। मैजिनी कौन था? तो मैजिनी चाहता था कि जो हमारा इटली है वो रिपब्लिक को कवर कर ले, रिपब्लिक बन जाए, यानी आजादी, आजादी प्राप्त कर ले। फिर आता है सेकेंड, कॉन्ट केवर। क्या था मेरा? कॉन्ट केवर आता है। कॉन्ट केवर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्डेनिया पिडमेंट। सर्डेनिया पिडमेंट का प्राइम मिनिस्टर था। यूज डिप्लोमेसी एंड फॉर्म अलायंसेस विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया। देखो हम क्या देखे हैं, अभी हमने बात किया था कि जो हमारा इटली है 3 भाग में बटा हुआ है, नॉर्थन, सेंट्रल और साउथ पार्ट में। नॉर्थन कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया कौन हराता है? तो ऑस्ट्रिया को हराता है मेरे भाई काउंट कैवर, जो कि प्राइम मिनिस्टर था सर्डिनिया पिडमेंट का, और उसका हरा करके, ऑस्ट्रिया को हरा करके, वो जो फ्रांस है, जो माफ करना, जो फ्रांस से मदद लेता है, क्या करता है मेरा भाई? फ्रांस से मदद लेता है, यानी विच डिप्लोमेसी एंड फॉर्म्ड एन अलायंस विद द फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया। फिर आता है हमारा गैरी बेल्टी, जिसको हम लोग गैरी बेल्टी कहते हैं। यूसेफ गैरी बेल्टी। गैरी बेल्टी कौन था? द लीड द रेड शर्ट्स। क्या करता है मेरे भाई? रेड शर्ट को लीड करता है, जो कैप्चर करता है साउथर्न इटली इन 1860 एंड हैंडेड इट ओवर द किंग विक्टर इमेमुल टू। कहता है फाइनल यूनिफिकेशन। फाइनल यूनिफिकेशन कैसे होता है? 1861 में इटली वाज डिक्लेयर्ड अ यूनिफाइड नेशन अंडर द किंग विक्टर इमेमुलियल टूटिया। क्यों? क्योंकि 1860 में, देखो याद रखना, 1860 में जो साउथर्न इटली था, साउथर्न इटली को तो हरा जीत लेता है, और जीत के देता है किंग इमेमुल को। किंग इमे इमेनुअल को किंग इमेनुअल को देता है हमारा इटली देता है। तो 1861 में इटली ये प्रोक्लेमेशन करता है कि अब हम भी यूनिफाइड हो गए हैं, और अब हम लोग यूनिफाइड हैं। और यूनिफाइड होकर राजा कौन है? तो इसका राजा है हमारा किंग, कौन सा राजा मेरा भाई? किंग, अरे विक्टर इमेमुल टूटिया। किंग विक्टर इमेमुल टूटिया हमारा क्या मेरा इसका राजा है। फिर बोलता है कि 1870 में रोम वाज एडेड एंड बिकम द कैपिटल ऑफ इटली। जो रोम है 1870 में, देखो 1860 में, 1861 में साथ लड़ाई लड़ता है, जिसको जीत लेता है, यूरोप को दे देता है। 1861 में ये फैसला आता है कि किंग यूनिफाइड, जो इटली है यूनिफाइड हो गया। इसका किंग कौन है? तो किंग है विक्टर इमेनुअल द्वितीय। और उसके बाद 1870 में क्या होता है मेरे भाई? 1870 में जो रोम है, इस रोम को ऐड किया जाता है इटली से, और रोम को क्या किया जाता है मेरे भाई? कैपिटल बना जाता है। क्या कहता है? कैपिटल रोम को बना दिया जाता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यानी कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन में क्या है कि इटली इटली वाज यूनिफाइड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैजिनी, मैजिनी के आइडियाज से, कैवर के डिप्लोमेसी से। क्यों कैवर डिप्लोमेसी? क्यों? क्योंकि कैवर ही था जो कि फ्रांस का मदद लेता है और फ्रांस से अलायंस करता है, उसका बाद हमारा ऑस्ट्रिया को हराता है, नॉर्थन से हटाता है। और हमारा गैरिबिलिटी से, कि मिलिट्री एक्शन से, जो गैरिबिलिटी था वह मिलिट्री एक्शन करता है, जो जीतता है, और जीत के हमारा देता है किसको? इमेमुल टूटिया को दे देता है। और बाद में 1861 में ये कहा जाता है कि जो हमारा इटली है यूनिफाइड हो गया है। बोलो।